उसके बाद बेटा हमारे पास जो है ना वो सिरप आ जाते हैं। सिरप फॉर्म में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले गैविस्कोन अल्सेनिक, और उसके बाद म्यूकेन आ जाता है, और क्रेमाफिन आ जाता है, और डाइजेक्स एमपी आ जाता है। अब यहाँ पर ये है, आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास पेशेंट है, उसकी वॉमिटिंग जो है वो परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट का मतलब है कि उसकी वॉमिटिंग जो है वो रुक ही नहीं रही, ठीक है। उसके बाद उसके पेट में इतनी शदीद दर्द हो रही है। अब यहाँ पर एज मैं मतलब आपको फिजिकली ये लेक्चर देता तो मैंने आपको बताना था कि आप कैसे जो है वो पल्पेशन कर सकते हैं पेट के ऊपर। आपको कैसे पल्पेट करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इसको स्टमक का इशू है, इसको पैंक्रियाटिस का इशू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक नॉलेज की बात बता दूं कि पैंक्रियाटिस हमें कैसे पता चलेगा कि किसी के पैंक्रियाटिस की इन्फ्लेमेशन है। तो उसके जो है ना वो कह ले कि ये जो है अम्बलाइकल एरिया है, यहाँ से पेन स्टार्ट होगी। अपर वाला जो रीजन है, मतलब जहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है, वहां से लेके बैक में दर्द जाएगी, ठीक है। और साथ में ये वॉमिटिंग वगैरह भी होगी, फीवर वगैरह भी होगा, ठीक है। और थकावट वगैरह भी बहुत ज्यादा होगी, और खाना भी नहीं खा रहे होंगे, और कॉन्स्टिपेशन भी होगी। अगर ये जिन चीजों में मतलब ये जो चीजें हैं ये जिस पेशेंट में होंगी, इसका मतलब उसको एक्यूट पैंक्रियाटिस है। और वही चीज अगर कह ले कि 2-3 महीने तक चलती रही है, तो इसका मतलब वो क्रोनिक पैंक्रियाटिस में चला गया, और उसका फिर बाद में अगर आराम नहीं आया, दैट मीन्स कि उसकी सर्जरी होगी। फिर आ जाते हैं जी, एंडोस्कोपी क्यों जरूरी होती है। एंडोस्कोपी हम क्यों करवाते हैं? जब हम गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस का है या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का है, ठीक है, या गर्ड बीमारी का है, या हमारे कह लें कि स्टमक की कोई इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक्स दी है, इजोमेप्रोजोल दी है, साथ में फ्लैजिल वगैरह भी ऐड की है, ठीक है। उसके बाद जो है वो इंजेक्शन वगैरह भी आपको ऑन सेट वगैरह भी लग रहे हैं, लेकिन आपकी जो है वो वॉमिटिंग वगैरह नहीं बेहतर हुई, पेन की दर्द वगैरह नहीं बेहतर हुई, तो फिर हमारे पास एट द एंड ये चीज़ आ जाती है कि हम एंडोस्कोपी करें। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपके कह ले के पेट में जो है वो मतलब बाय माउथ जो है वो स्टमक में लिया लेके जाया जाता है। उसमें सामने जो है वो हमारे एक माइक्रोस्कोप टाइप जो है वो टेलीविजन जहाँ कह ले कि वो एलसीडी टाइप पड़ा होता है, उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट के कहाँ पर जो है वो मसला बना है। कुछ ऐसे करते हैं कि हम डाई यूज कर लेते हैं, डाई हम लेके जाते हैं, डाई से वो पता चल जाता है जी इस एरिया पे। वो डाई क्या होती है कि जैसे ये आप लोग देखें म्यूकेन के नीचे सीरप पे देखें ना, वो लाइंस आपको ये वाली शो हो रही होंगी, 120 ml के नीचे कलरिंग शो हो रही होगी। तो उसमें स्टमक में क्या होता है कि एंडोस्कोपी के दौरान ये भी चीज पता चल जाती है कि इस जगह पे ये मसला है, हमने इसको कैसे ठीक करना है। और अगर किसी के गैस्ट्राइटिस वगैरह एक्यूट और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है, तो उसमें आपने उसकी रोटी बिल्कुल मना करनी है, रोटी को नहीं खाएगा। लाल मिर्चें जो है वो बिल्कुल नहीं खाएगा, काली मिर्च भी नहीं खाएगा जब तक वो कुछ बेहतर नहीं होता। उसको आप ये दलिया वगैरह दे सकते हैं, उसको आप वो उसको क्या बोलते हैं, साबूदाना आप दे सकते हैं, केले वगैरह दे सकते हैं। लेकिन गैस्ट्राइटिस में जो मेन कॉमन चीज होनी है वो क्या होनी है, आप लोग लिख रहे हैं ना बेटा? यस सर। यस सर। गैस्ट्राइटिस में बेटा ये होना है, क्योंकि ये आमतौर पे मैदे के मसले हर घर में शुरू हैं, तो आप मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के अगर फैमिली में ऐसा इशू हो तो आप उसको नॉर्मल ना लें, और ना ही उसको वो एक एक एमेप्राजोल पे इज़ोमेप्राजोल पे रखें। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जब ये गैस्ट्राइटिस वगैरह हो गया, आपने क्या ट्रीटमेंट वगैरह देना है और क्या कौन सी चीज़ें आपको मिलनी है। ब्लड प्रेशर सबसे पहले लो होगा पेशेंट का, क्यों? क्योंकि वो खाना वगैरह नहीं खा रहा, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन कहीं पे भी हो रही है तो बॉडी में जो है वो कह लेंगे आपके वाइट ब्लड सेल जो है वो कम हो जाएंगे। कम होते हैं वाइट ब्लड सेल, इसीलिए आपके इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन वगैरह होती है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप पेशेंट को जो है वो ओआरएस भी देंगे, आप बीपी उसका मेंटेन रखेंगे, बीपी को बार बार मॉनिटर करेंगे कि ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल है, कम तो नहीं हुआ। अगर कम हुआ है तो आप उसको ओआरएस देंगे, ठीक है। अगर आप ये नहीं दे सकते, मतलब सिरप भी नहीं ले रहा और ये ओआरएस नहीं, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, राइजेक जो साशे मिलता है वो आप उसको एक ग्लास के अंदर जो है वो उसको मिक्सअप करके वो पेशेंट को देंगे, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो काफी बेहतर फील करेगा अपने आप को। फिर भी अगर बेटा किसी का कोई इस चीज को लेके क्वेश्चन हो तो वो एंड पे लिख सकते हैं। जो ज्यादातर सिरप यूज होते हैं ना एक्यूट गैस्ट्राइटिस के लिए, वो है गैविस्कोन अल्सेनिक, और इनके साथ नेक्सम कैप्सूल। तो ये सर वॉमिटिंग की कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का बेटा मैं आगे आपको बताता हूँ। ये है जीआईटी का, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का, अगर किसी के बन जाए तो सबसे पहले जो मेन हम जो कह लें कि सीरप फॉर्म में देते हैं पेशेंट को एक्यूट गैस्ट्राइटिस को, तो वो हमारे पास है गैविस्कोन सिरप हम देते हैं, ठीक है। सुबह दोपहर शाम अल्सेनिक सिरप जो है ये हम सुबह दोपहर शाम देते हैं।
ठीक है। फिर साथ में नेक्सम कैप्सूल है वो हम देते हैं। अगर पेशेंट को उल्टियाँ आ रही हैं, वोमिटिंग वगैरह आ रही है, तो उसमें हमारे पास मोटिलियम होती है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है मोटिलियम। ठीक है बेटा। यस सर, थैंक यू। यस सर। उसके बाद बेटा म्यूकेन सिरप है, ये सर जो कौन से कैप्सूल देते हैं? नेक्सम कैप्सूल है बेटा, इजोमेप्राजोल में। उसके बाद बेटा ये डिजिक्स एमपी होता है, ये ज्यादातर जो डिजिक्स एमपी है ना, ये कह ले कि बच्चों को दिया जाता है स्टमक के लिए, ठीक है। और ये क्रेमाफाइन भी जो है, ये ज्यादातर जो है वो बच्चों को भी दिया जाता है, और ओल्ड जो मैन होते हैं उनको भी दिया जाता है, मतलब कि अडल्ट को भी दिया जाता है और चाइल्ड को भी दिया जाता है। म्यूकेन जो है ये ज्यादातर फीमेल्स को दिया जाता है, ठीक है, और बच्चों को भी दिया जाता है। फीमेल्स को इसलिए दिया जाता है कि ये फीमेल्स के ऊपर जो है वो जल्दी मतलब कि जल्दी उनको रिकवरी हो जाती है। लेकिन ये है स्टमक के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ म्यूकेन, ये क्रेमाफाइन और ये डिजिक्स। अब ये जो मैंने आपको दोनों बताया ना, गैविस्कोन और अल्सैनिक और नेक्सम, ये है गैस्ट्राइटिस के लिए, कि मैदे के कोई भी आपको इन्फेक्शन हो गई है तो आप ये देंगे। और पेशेंट की मतलब कि कुछ पेशेंट होते हैं उसकी जो हिकअप हम बोलते हैं, वो मतलब हिचकी जो लगी होती है वो नहीं रुकती, ठीक है, वो खाना वगैरह खाता है, डकार नहीं आता उसे, ठीक है, तो उसको भी आप ये गैविस्कोन वगैरह सिरप दे सकते हैं। बच्चे मुझे कहते हैं सर वो मेरे भाई कोई भी ऑयली चीज या कुछ ऐसी चीज खाता है या कुछ ऐसा होता है, तो उसको मतलब ये हिचकी नहीं उसकी रुक रही होती और उसको डकार वगैरह नहीं आ रहा होता और स्टमक जो है वो बारी बारी, तो उसमें आप गैविस्कोन और अल्सैनिक दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। ठीक है बेटा। जी सर। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाएंगे डायबिटीज मेलाइटस 1 और डायबिटीज मेलाइटस 2। अब डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज मेलाइटस 2 में क्या डिफरेंस है? डायबिटीज मेलाइटस जो है वो सिंपल मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। डायबिटीज मेलाइटस जो होती है ये कह लें कि जेनेटिकली होती है, ठीक है, ये बच्चों में होती है, ठीक है, मतलब कि डायबिटीज मेलाइटस 1 किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन जो डायबिटीज मेलाइटस 2 है ये कह लें कि किसी भी एज में हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटस 2, ठीक है। इसमें डायबिटीज मेलाइटिस 1 में क्या होता है कि आपको जो है वो शुरू से इंसुलिन पे रहना होगा, क्योंकि इंसुलिन आपकी बॉडी बना नहीं रही होती, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटिस 2 में होता है कि आप सबसे पहले मेडिसिन लो पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे और फिर जो है वो आप इंसुलिन पे जाएंगे, ठीक है। अब इंसुलिन किन पेशेंट को जरूरी होती है? मतलब कि होता है ना कि डॉक्टर से आप कंसल्ट करने जाते हैं तो आपकी शुगर ठीक नहीं हो रही, तो आप पेशेंट को कहते हैं कि सर मेरे वालदा जो है या वाला साहब है इनकी शुगर ठीक नहीं हो रही, तो इंसुलिन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी नहीं लगाएं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को तीन चीजें मैं बताऊंगा, उनके ऊपर आप लोगों ने जो है वो लिख लेनी है कि अगर पेशेंट जो है उसके कह ले कि किडनी का इशू चल रहा है, मतलब कि किडनी का मसला है, पेशाब वगैरह का मसला बन रहा है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद गुर्दों में दर्द हो रही है, ये चीज। उसके बाद क्या हो रहा है कि पाँव में जो है वो ये स्वेलिंग वगैरह और ये सारी चीजें हो रही हैं, देन फिर आपको शुगर वो मेडिसिन पे नहीं रहना चाहिए, आपको इंसुलिन स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपकी ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो डायबिटीज जो मेलाइटस 1 है इसकी मैं आगे आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि डायबिटीज मेलाइटस में हम कौन सी जो है वो इंसुलिन यूज करते हैं, जो बच्चों के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास आ जाते हैं ड्रग्स। डायबिटीज मेलाइटस 2 के लिए जो हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं वो भी आप लोगों ने लिख लेने हैं कि बायोगोनाइड्स जो होते हैं इसमें हमारे पास मेटफॉर्मिन ड्रग्स होता है, सल्फोनाल यूरियाज जो होता है वो हमारे पास, ग्लिबेनक्लामाइड होता है, ग्लिपजाइड होता है, ग्लिकलाजाइड होता है, ग्लिमप्राइड होता है, ठीक है। ये कौन से हैं? सल्फोनाल यूरियाज। ये हम जो मेडिसिन देते हैं ना, ये ज्यादातर उन पेशेंट्स को देते हैं जिनका शुगर की वजह से जो है वो यूरिन का जो है वो ज्यादा मसला वगैरह जो है बने हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्लूकोसाइडेज, ठीक है, इनहिबिटर है। इसमें हमारे पास कार्बोज आ जाता है। ये आप लोग अच्छे से पढ़ ले, मैं रीड करवा रहा हूँ आगे, मैंने इसकी चीजें बतानी है, फिर आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये जो है ना चार्ट ऐड किया है। फिर हमारे पास डबल डी पी आई वी इनहिबिटर्स आ जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो सीटाग्लिप्टिन और सेक्साग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन और इलिनाग्लिप्टिन। अब ये जो सीटाग्लिप्टिन है ना, ये मेटफॉर्मिन के साथ मिलता है, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। फिर GLIP जो है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन सी होती हैं ये आप लोग याद रखिएगा, ये अभी मैं इसमें बताऊंगा कौन सी मेडिसिन ज्यादा यूज होती है, ठीक है। ये जो मेटफॉर्मिन और ये कह ले के बाइगोनाइड, सल्फोनाल यूरियास, ये उसके बाद जो है ये DDP4 जो है इनहिबिटर्स, ये ज्यादा मेडिसिन यूज होती है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाए नीचे इंसुलिन की तरफ आ जाए।
इंसुलिन में जो NPH है ना, ये हम यूज करते हैं डायबिटीज 1 मेलाइटिस जो है ना, जिसको जो बच्चों में होता है डायबिटीज मेलाइटिस 1 होती है, उनमें हम ये NPH इंसुलिन यूज करते हैं। और जो दूसरे पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस 2 के, उसके अंदर हम मिक्सचर जो है वो यूज करते हैं 70/30। इसकी फिर आगे होती है कि मॉर्निंग में आपने कितनी लेनी है, फिर इवनिंग में आपने कितनी लेनी है। इसकी ज्यादातर जो मॉर्निंग में हम देते हैं मकदार, वो ये होती है कि अगर पेशेंट की जो शुगर है वो रहती है 350-400 इतनी, तो फिर हम क्या करते हैं कि सुबह के टाइम हम 20 और 30 यूनिट कहते हैं, शाम को जो है वो हम 30-40 कहते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लें कि सुबह के टाइम कितने यूनिट्स लगा सकते हैं इंसुलिन के, और शाम के वक्त को कितने यूनिट इंसुलिन के लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, सर ये रिपीट करते कितने यूनिट? ये बेटा मॉर्निंग में जो है वो हम 20 से 30 यूनिट लगा सकते हैं, शाम में जो है वो हम 30 से 40 यूनिट लगा सकते हैं, लेकिन यूनिट लगाने से पहले शुगर देखनी जो है वो जरूरी है। अब यहाँ पर जो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं पूछ लेता हूँ आपसे, अगर कोई बता दे किसी पेशेंट को शुगर है या नहीं है, उसको बेस्ट तरीका कौन सा है कि हम उसको डायग्नोस कर सकेंगे शुगर है या नहीं है? कोई भी बच्चा? सर डिहाइड्रेशन भी फील होती है उससे, बहुत ज्यादा प्यास बहुत लगती वो है। तो साइंस सिम्टम्स है ना, मतलब कि आपने डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कौन से टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। अगर टेस्ट करवाएंगे, चले मैं बता देता हूँ, इसमें टाइम वेस्ट होगा। अच्छा बेटा, आप लोग खाना खाया हुआ है, आप लोग किसी भी टाइम अपनी शुगर चेक करवा लें, आप सभी लोगों की, मेरी भी हाई रहेगी, आपको 200, 250, 300 मिलेगी। इसका शुगर को डायबिटीज को जो है वो डायग्नोस करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आज आप सुबह को रैंडम फास्ट में चेक करवाएं शुगर, कल आप उसी टाइम पे जो है वो रैंडम में चेक करवाएं। ठीक है, ये चीज होगी। फिर आप क्या करें कि अभी आपने खाना नहीं खाया, अभी आप शुगर चेक करें, उसके बाद आप जो है वो खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक करें। अगर उस दौरान आपको शुगर मिल रही है, दैट मीन्स कि ये डायबिटिक पेशेंट है और इसको आप हल्के में ना लें। ठीक है, इस क्लियर बेटा? यस सर। सर उसके बाद बेटा अभी जो है ना वो मैं मेटफॉर्मिन वगैरह और इसके बारे में जो है ना आपको मेडिसिन लिखवाऊंगा, ये आप लोगों ने जो है ना अपने पास लिख लेनी है। ये इधर में भी लिखी है या नहीं लिखी है, मैं लिखवा देता हूँ। नहीं लिखी, चले मैं रखवा देता हूँ। मेटफॉर्मिन में बेटा जो सबसे पहले हम मेडिसिन देते हैं वो होती है ब्लूमेट, BLUEMET, मेट, ब्लूमेट। ये मेटफॉर्मिन में हमारे पास 500 mg की ये टैबलेट होती है। अच्छा बेटा, जो बच्चा लिखता जाए बार बार मुझे बताता जाए, फिर इजी हो जाएगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग लिखें, ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो, जो चीज़ आप लिख लेंगे वो आपको कभी नहीं भूलेगी। इसलिए उसके बाद बेटा डायामेट आती है, ठीक है, DIAMET, मेट, डायामेट। और ये जो मेडिसिन होती है, इसमें जो डायबिटिक की ज्यादातर मेडिसिन होती है ना, ये आपको 250, 500, 500, 1000 इस mg फॉर्म में जो है वो आपको पोटेंसी में मिलेगी। अब डायामेट जो है ये 250 और 500 mg, मतलब 250 mg की भी आप दे सकते हैं, 500 mg की भी आप दे सकते हैं। ठीक है, यस सर। जी उसके सर। बाद बेटा ग्लूकोफेज आ जाती है। अब ये ग्लूकोफेज कहाँ कहाँ पे यूज होती है? ये जो गर्ल्स होती है इनमें बीमारी होती है पीकोस की, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, गर्ल्स के चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं, एक्नी वगैरह लिखने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद और फैटी हो जाती है, मतलब कि ओबेसिटी हो जाती है, मोटापे का शिकार हो जाती हैं। तो तब जो गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं वो साथ में ग्लूकोफेज टैबलेट को ऐड करती हैं, ताकि हार्मोन को बैलेंस किया जाए। ठीक है, यस सर सर। इसकी पोटेंसी? इसकी जो ग्लूकोफेज होती है ये बेटा 500 mg में होती है, और ये एक ही फॉर्म में होती है, मतलब इसकी नहीं पोटेंसी होती, इसके आप जो है साथ में mg ना भी लिखें तो फिर भी आपको ये टैबलेट मिल जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो ग्लूकोफेज ही लिखते हैं, क्योंकि ना इसका MR है ना इसका SR है, ठीक है, ना इसकी वो उन्होंने पोटेंसी मेंशन की होती है, लेकिन ये आमतौर पर जो यूज होती है वो 500 mg में यूज होती है मेटफॉर्मिन। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है गेटफॉर्मिन। गेटफॉर्मिन जो है, इसकी कह ले कि कंपनी जो होती है वो गेट्स फार्मा है, ये काफी मशहूर है, मल्टीनेशनल कंपनी है गेट्स फार्मा। तो ये गेटफॉर्मिन है, ये 500 mg होती है, और इसके अंदर भी मेटफॉर्मिन मेडिसिन पाई जाती है। ठीक है बेटा, जी सर। उसके बाद बेटा हमारे पास ओके ग्लोमेट सर। आ जाती है।
ये भी 500 mg होती है, GULOMED, गुलोमेट। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास ग्लीजिड आ जाती है, GLEEZID, ग्लीजिड। और ये जो मेडिसिन होती रिपीट है ये कीजिएगा। बेटा GLEEZID, ग्लीजिड। अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो अभी मैं बायोगोनाइड्स में जो है वो लिखवा रहा हूँ, मेटफॉर्मिन लिखवा रहा हूँ, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये पीकोज में भी यूज होती है, और भी जिन गर्ल्स के इम्बैलेंस चल रहा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या ये वाली चीजें हो रही होती है, उनमें भी कुछ गायनेकोलॉजिस्ट ये मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं। ये भी बेटा, ये बल्कि बेटा 5 जो है ना वो 500 mg में दी जाती है, 500 में भी दी जाती है, 850 mg में भी दी जाती है। उसके बाद जो ज्यादातर ये गेटफॉर्मिन और डायामेट और फिर वो ब्लूमेट और उसके बाद जो है वो ग्लीसिड के अलावा एक और मेडिसिन होती है जो ज्यादा यूज होती है, वो होती है मिनीडीएब, MINI, मिनी DIAB, मिनीडीएब। ठीक है, ये भी मेडिसिन इस्तेमाल होती है, ये होती है मेटफॉर्मिन में। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है नीचे, आप देखें अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर में अकारबोज आ जाता है। ठीक है, तो अकारबोज की जो है वो 102 टैबलेट जो है वो ज्यादातर यूज होती हैं, लेकिन बहुत कम है कि ये यूज हो, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर इसमें मेडिसिन है तो कौन सी है। तो वो हमारे पास एकाबोस आ जाता है, ECABOSE, बोस, एकाबोस। ये 50/100 mg, मतलब कि 50 mg की भी होती है, फिर 100 mg की भी होती है। उसके बाद बेटा आ जाए नीचे हमारे पास सीटाग्लिप्टिन आ इसका जाती रोल क्या है? है। किसका बेटा? ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बेटा हम यूज करते हैं ना। ओके सर। तो ये हमारे पास जो है वो ये आपको जो अकारबोज मैंने बताया है, ये ग्लूकोसाइडाइज जो है वो इनहिबिटर है, ये उसको इनहिबिट करता है डायबिटीज मेलाइटिस 2 में। जब ये हम मेडिसिन देते हैं ना कॉम्बिनेशन बना के पेशेंट को ये चीजें भी हैं तो हम कौन सी दें, लेकिन ज्यादातर जो मेडिसिन दी जाती है ना वो मैंने आपको बताया था कि सीटाग्लिप्टिन जो मतलब कि DDPIV जो है वो इनहिबिटर्स है, ये मेडिसिन दी जाती हैं। फिर उसके बाद ये मेटफॉर्मिन वगैरह दी जाती है, ग्लिपिजाइड और ग्लिपेनगैलामाइड जो होती है, ये ग्लिकाजिड भी होती है, ग्लिम्प्राइड भी होती है, ये मेडिसिन दी जाती है ज्यादा। मेटफॉर्म भी ज्यादा दी जाती है, सीटाग्लिप्टिन भी ज्यादा दी जाती है। तो एकाबोज आप लोगों ने लिख ली है। यस सर। उसके बाद बेटा आपने लिखनी है गुलकोबाय, GUL, गुल, COBAY, गुलकोबाय। लिख लिया बेटा? सर ये भी अल्फा ये बेटा अल्फा ग्लूकोसाइडेज में इनहिबिटर में आएगा इंसान में। लिख लिया बेटा? जी बेटा लिख लिया। आवाज आ रही है बेटा मेरी आपको? जी बेटा आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। बेटा तो मैं आपको बता रहा था कि मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइल यूरियाज और उसके बाद अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स पे थे हम। उसमें एकाबोस मैंने आपको लिखाई थी, उसके बाद गुलकोबाय लिखाई थी। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस उसके सर। बाद बेटा आप आ जाएं इस पे सीटाग्लिप्टिन पे आ जाएं, DDPIV इनहिबिटर्स। इसमें हमारे पास जो है वो सीटाग्लिप्टिन होती है, ग्लिप्टिन 15 mg होती है, टैबलेट ग्लिप्टिन 50 mg और 100 mg। ये दो मतलब कि पोटेंसी में होती है, लो में भी होती है, हाई पोटेंसी में भी होती है। तो ग्लिप्टिन जो है ये 50 और 100 mg होती है दोनों फॉर्म में। लिख लिया बेटा? जी सर।
ये अभी जाके मैंने आप लोगों को बताना है कि जब पेशेंट के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो कौन सी हम ड्रिप लगाते हैं। तो इन चीजों के बारे में पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने कौन कौन सी क्लासेस पढ़ी हैं, कौन से ड्रग्स पढ़े हैं, ठीक है। तो यस सर। यहाँ पर बेटा अभी जो नेक्स्ट टैबलेट है वो इसी की है, सीटाग्लिप्टिन की है। उसमें जानुमेट आ जाता है, JANUMET, जानुमेट। कोई इसको जैनू पढ़ता है, कोई जानू पढ़ता है, ठीक है। वो जैसे आप लोगों को बेस्ट लगे वो आप लोगों ने पढ़ लेना है, लेकिन जब आप किसी को मेडिसिन लिखे तो आपने स्पेलिंग अच्छे से देख लेने हैं। JANUMET, जैनुमेट। इसमें जो है वो जो है 50 और 500 mg हम देते हैं लिख के पेशेंट को। और अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंसी की जरूरत हो तो फिर हम 1 ग्राम भी लिख देते हैं। सर ये आपने किस सर ये वाले आप में किनकी बताया? बता रहे हैं? जी बेटा, ये बेटा सीटाग्लिप्टिन की DDP IV इनहिबिटर जो है ना, इसकी मेडिसिन मैं आपको लिखवा रहा हूँ। आवाज आ रही है बेटा आपको? सर यस, ओके रिपीट कर सर। दें। सर आ रही है। बेटा मैं आपको जैनुमेट की लिखवाई है, ठीक है, 50 और 500 mg। लिख लिया ये आपने? यस सर लिख लिया है। उसके बाद बेटा सीटामेट आ जाती है, ये सबसे ज्यादा मेडिसिन यूज होने वाली है, ठीक है। ये 50 mg ओवर 1000 mg लिखा होता है। जब आप लिखेंगे मेडिसिन तो उसमें आप लिखेंगे सीटामेट 50 ओवर 1000 mg। और ये सीटाग्लिप्टिन और ये कह ले सेक्साग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन और एलिनाग्लिप्टिन आ जाएगी। अब इस यहाँ पर ये चीज बताने वाली है, आप लोगों ने देखा होगा कि जानू के साथ भी वो मतलब जैनू जो टैबलेट है उसके साथ भी मेट यूज हो रहा है, सीटा के साथ भी मेट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज आपको मिल जाए, आप लोग टैबलेट भी जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि जहां पर मेट लग रहा है इसके मतलब ये है कि बायगोनाइड्स और सीटाग्लिप्टिन मतलब DDP IV इनहिबिटर्स और बायगोनाइड्स दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि सीटा का मतलब सीटाग्लिप्टिन, मेट का मतलब मेटफॉर्मिन, ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि 50 ओवर मैंने 1000 mg आपको लिखवाया है, ठीक है बेटा। यस सर। उसके बाद बेटा हमारे पास सर ये सब डायबिटीज में देंगे? ये बेटा सर ये एक ऊपर मिनट रिपीट करें, ये डायबिटीज किसका कॉम्बिनेशन है? डायबिटीज 2 में हम देंगे। और इसमें जो कॉम्बिनेशन बनता है ना सीटामेट का, और ये आगे मैं आपको बताऊंगा से ये जेनुमेट का बताया, सीटामेट का बताया, तो आप देखें इनके एंड पे मेट लग रहा है। तो मेट का मतलब ये है कि इसमें मेटफॉर्मिन भी ऐड है। बायगोनाइड्स और ये जो DDP IV इनहिबिटर्स हैं, ये दोनों मिलके और दोनों का कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं। और ये डायबिटीज मेलाइटस 2 में हम देते हैं, जो किसी भी एज में मतलब कि ओल्ड एज में ज्यादातर जो सर शुगर, ये इंसुलिन लगाने से पहले देते हैं हम ये जो इंसुलिन मेडिसिन लगाने से देते हैं। पहले आप ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। यस सर। ओके सर। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है ना सीटा ग्लू आ जाती है, SITAGLU, सीटा ग्लू। ये हमारे पास 25 रिपीट कर दे। सीटा ग्लू बेटा, सीटा SITAGLU, सीटा ग्लू। आगे मेट है इसके साथ, मतलब कि आपको ओके सर। सीटा ग्लू सिंपल भी मिल सकती है, सीटा ग्लू मैट में मिल सकता है। ये ज्यादा यूज होने वाली है। और ये किन में ज्यादा यूज होती है? ये 45 की जो एज होती है या 50 ईयर्स एज होती है, ये उनमें ज्यादा मतलब उनको हम ये ज्यादा देते हैं ये वाली मेडिसिन, सीटा ग्लू और सीटा ग्लू मैट। आपने पेशेंट को सबसे पहले देनी है सीटा ग्लू, जो कि 25 mg, 50 mg और 100 mg की होती है। उससे अगर आराम ना आए, मतलब बेहतर हो रहा है लेकिन मुकम्मल आराम नहीं आया, तो उसमें फिर आप सीटा ग्लू मैट देंगे। अब यहाँ पर एक जो चीज ऐड होने वाली है वो ये है कि आपके पास पेशेंट आ गया गैंग्रीन के साथ, नेक्रोसिस के साथ। अच्छा ये मैं ना आपको इधर से कुछ दिखाता हूँ, जरा एक सेकंड रुकिएगा। आप लोगों ने गैंग्रीन वगैरह देखी है?